हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा ली जाने वाली यूपीएसआई परीक्षा के लिए परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं भारतीय दंड विधान वाले भाग से कुछ एमसीक्यूज को देखेंगे। परीक्षा के पाठ्यक्रम में यहाँ कुछ मुख्य मूल विधि वाले भाग से पाठ दिए हुए हैं। इन्हें हम समझ लेते हैं कि मूल विधि में किन किन अधिनियमों से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला है भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, अर्थात भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता से, महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम से, बच्चों के संरक्षण संबंधी विधिक प्रावधान से, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम से अर्थात SC/ST एक्ट, MV एक्ट अर्थात मोटर व्हीकल एक्ट तथा यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, जन सूचना का अधिकार 2005, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, साइबर अपराध, जनहित याचिका, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू राजस्व संबंधी कानून। इतने टॉपिक्स से आपके मूल विधि में प्रश्न पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि सभी नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम यहाँ भारतीय दंड विधान वाले भाग से कुछ एमसीक्यूज को देखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता प्रवर्तित हुई थी। भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पीनल कोड सबसे पहले भारतीय दंड संहिता हमारे भारत में एक दंड विधि के रूप में 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1834 में विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ये भारतीय दंड संहिता तैयार की गई थी। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता प्रवर्तित हुई थी। तो भारतीय दंड संहिता प्रवर्तित हुई थी 1 जनवरी 1862 से, अर्थात 1 जनवरी 1862 को भारतीय दंड संहिता लागू कर दी गई थी। 6 अक्टूबर 1860 की जो डेट दी गई है यहाँ ऑप्शन क्रमांक 1 में, इस तिथि को इस पर महाराज्यपाल के हस्ताक्षर हुए थे और 1 जनवरी 1862 से इसे लागू कर दिया गया था। इस प्रश्न की व्याख्या बताती है। भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 को प्रवर्तित हो गई थी। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में 1862 में लागू हो गई थी। इसके बाद समय समय पर संशोधन होते रहे। विशेषकर भारत की स्वतंत्र होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही लागू किया था। लगभग इसी रूप में ये विधान तत्कालीन अन्य ब्रिटिश उपनिवेशी देशों वर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई आदि में भी लागू की गई थी। प्रश्न क्रमांक 2 है कि भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था। तो भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था 6 अक्टूबर 1860 को। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए है। 6 अक्टूबर 1860 को अधिनियमित किया गया था, अर्थात इस पर महाराज्यपाल के हस्ताक्षर हुए थे 6 अक्टूबर 1860 को। प्रश्न क्रमांक 3 है कि निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है मानव, दूसरा है दुराशय, आपराधिक कृत्य और हेतु। तो देखिए, किसी अपराध के आवश्यक तत्वों में मानव, दुराशय और आपराधिक कृत्य ये आते हैं, अर्थात मनुष्य, क्योंकि अपराध जो किया जाएगा मनुष्य के द्वारा ही किया जाएगा। दुराशय अर्थात उस करने वाले व्यक्ति का बुरा आशय होना चाहिए, उस अपराध को किए जाने के संबंध में उसका आशय हो और वो आशय बुरा है, इसीलिए इसको दुराशय नाम दिया गया है। आपराधिक कृत्य अर्थात अपराध का किया जाना। ये 3 तत्व इसके अपराध के आवश्यक तत्वों में यहाँ मौजूद हैं। बाकी जो ऑप्शन क्रमांक 4 आपको हेतु दिया गया है, ये अपराध के आवश्यक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा, अर्थात सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी है। अपराध के आवश्यक तत्व निम्न हैं कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपराध का किया जाना, ऐसे व्यक्ति में आपराधिक मनस्थिति का होना, आपराधिक मनस्थिति को अग्रसर करने में किसी कार्य का या लोप का किया जाना। समझिए इसे जरा, कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध का किया जाना, कोई व्यक्ति जो अपराध कारित करेगा
वो कोई व्यक्ति होगा। ऐसे व्यक्ति में आपराधिक मनस्थिति का होना, अर्थात उसके मन में अपराध किए जाने की इच्छा होनी चाहिए। आपराधिक मनस्थिति को अग्रसर करने में किसी कार्य या लोभ का किया जाना। आपराधिक मनस्थिति अर्थात उसका दुराशय, उसका आशय बुरा है। आपराधिक मनस्थिति को अग्रसर करने में, अब आपके मन में ये आशय बन गया कि मुझे अमुक व्यक्ति को कोई चोट या क्षति या उपहति पहुंचानी है। इसके बाद आप उस कार्य को करने के लिए किसी कार्य या लोभ का किया जाना, उसे अग्रसर करने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कार्य या लोभ, कार्य करके या लोभ करके, या तो आप उस व्यक्ति को कोई उपहति कारित कर रहे हैं, वो या तो किसी कार्य के द्वारा की जाए या किसी कार्य का लोभ करके की जाए। अर्थात किसी कार्य को करके या किसी कार्य को न करके आपके द्वारा किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना, ये कार्य या कार्य के लोभ किए जाने में आता है। जैसे मान लीजिए किसी जेलर के द्वारा किसी कैदी को, 2 जेलर हैं, एक की ड्यूटी सुबह, एक की ड्यूटी शाम को है, और ये इस कैदी को एक खाना देता है और दूसरा खाना नहीं देता है। तो खाना दिया जाना ये कार्य का किया जाना हो गया, और खाना नहीं दिया जाना ये कार्य का लोभ होता है। अर्थात ये जो दूसरा जेलर है, ये इस कैदी को खाना न देकर, अर्थात कार्य करना चाहिए, इसको खाना देना चाहिए, लेकिन अमुक बंदा उसे खाना नहीं दे रहा है, अर्थात कार्य का लोभ कर रहा है। तो कार्य का लोभ करके या कार्य को करके, अब कार्य को करने को समझिए। हो सकता है कि कोई व्यक्ति लीगल तरीके से अपना कार्य कर रहा है और आप उसके कार्य में रुकावट डाल रहे हैं, आप उसको अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं, तो कार्य का किया जाना। तो कार्य को करके या कार्य को ना करके किसी भी व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित किया जाना, ये कार्य एवं कार्य के लोभ करने में आता है। आगे दिया हुआ है कि ऐसे कार्य या लोभ के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अथवा समाज को क्षति। जैसा कि मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि ऐसे कार्य के द्वारा या कार्य के न किए जाने से परिणाम स्वरूप व्यक्ति को या जिस समाज में वो व्यक्ति रहता है या पूरे समाज को कोई न कोई हानि होनी चाहिए। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी था, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है कि गलत उत्तर का चयन कीजिए। सामान्य रूप में एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप में भागीदार हो सकता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा कि सामान्य रूप से कोई व्यक्ति किसी अपराध में किन रूपों में भागीदार हो सकता है, अर्थात वह अपराधी के रूप में भागीदार है। पहला यह है कि जब वह स्वयं अपराध करता है, बिल्कुल ठीक है कि जब वो व्यक्ति स्वयं अपराध करता है तो वो अपराध के रूप में भागीदार है। जब वह अपराध करने में भाग लेता है, वह अपराध करने में उसके द्वारा अपराध नहीं किया गया है, लेकिन उसके द्वारा उस अपराध के किए जाने में भाग लिया गया। हो सकता है कि उसके द्वारा कोई योजना बनाई गई हो सकता है उसके द्वारा हथियारों की सप्लाई की गई हो सकता है उसने फोन टेपिंग के माध्यम से या फोन के माध्यम से एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को सूचना प्रोवाइड कराई हो, उसने अपने वाहन का इस्तेमाल किया हो। तो ये आवश्यक नहीं है। एक पहली स्थिति आ गई कि वह स्वयं अपराध करता है, दूसरा आ गया कि वह जब वह अपराध करने में भाग लेता है, उस व्यक्ति के द्वारा अपराध करने में भाग लिया गया है, किसी भी तरीके से लिया गया हो, जब वह घटनास्थल पर उपस्थित होता है। देखिए, घटनास्थल पर उपस्थित होना ये अलग बात है कि घटनास्थल पर कोई व्यक्ति उपस्थित होता है तो कोई दर्शक भी हो सकता है जो कि उस घटना को देख रहा हो। घटनास्थल पर एक अपराधी भी उपस्थित हो सकता है, माना जा सकता है, लेकिन एक सामान्य तौर पर आप समझिए कि जब वह घटनास्थल पर उपस्थित हो, घटनास्थल पर उसने कोई घटना घटित नहीं की है, कोई उसने भाग नहीं लिया है, लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ पर उस घटना को देख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति उस अपराध में भागीदार नहीं हो सकता है। डी है कि जब वह किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने में अपना अभिकर्ता एजेंट बनाता है या प्रेरित करता है। जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कारित किए जाने के लिए प्रेरित किया जाता है, अपना एजेंट बनाता है कि भाई तुम ए के द्वारा बी से कहा जाता है कि वो सी को चाकू मार दे, गोली मार दे या उसका अपहरण कर ले, तो एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी अपराध को किए जाने के संबंध में प्रेरित किया जाना, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो पहला, दूसरा और चौथा ए, बी और डी यहाँ पर करेक्ट हैं। सी यहाँ गलत है कि वह जब वह घटनास्थल पर उपस्थित होता है तब वह अपराधी की श्रेणी में नहीं हो सकता है। व्याख्या देखते हैं। सामान्य रूप से एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्न रूप से भागीदार हो सकता है। पहला है कि जब वह स्वयं अपराध करता है, जब वह अपराध करने में भाग लेता है, जब वह किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने में अपना अभिकर्ता एजेंट बनाना या प्रेरित करता है,
घटनास्थल पर उपस्थित होना यह अपराध की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, अतः विकल्प सी यहाँ पर गलत था। अगला प्रश्न देखते हैं। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते चलें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी इन वीडियो से लाभ उठा सकें। यूपीएसआई एग्जाम्स के लिए आप हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको इसके संबंध में टेस्ट सीरीज एवं इसके साथ वीडियो भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है कि भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द का प्रयोग जो किया गया है, लिखा हुआ है किसी नर हेतु, किसी नारी हेतु, हर व्यक्ति चाहे वह नर हो या नारी हो, और ऐसे शब्दों का उपयोग इस संहिता में नहीं है। तो देखिए, भारतीय दंड संहिता में धारा 8 है। आप भारतीय दंड संहिता का बेर एक्ट उठाएंगे तो बेर एक्ट में धारा 8, उसमें पुल्लिंग शब्द को प्रयोग किया गया है, और इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति के लिए लिखा हुआ है, हर व्यक्ति चाहे वह नर हो या नारी, चाहे वो पुरुष है या महिला है, उसके लिए यहाँ पुल्लिंग शब्द जो प्रयोग किया गया है वो हर व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है कि न नर न नारी स्पेशल नहीं है, हर व्यक्ति के लिए बताया गया है। व्यक्ति शब्द के अंतर्गत नर और नारी दोनों बताए गए हैं, तो वो किसी भी वर्ग में हो सकते हैं, चाहे नर हो या नारी। भारतीय दंड संहिता की धारा 8 के अनुसार पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू होंगे, चाहे वो नर हो या नारी हो, पुरुष हो या महिला हो। इसके लिए पुल्लिंग वाचक शब्द जो व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है वो नर या नारी दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता में शब्द स्त्री द्योतक है, अर्थात शब्द स्त्री किसके विषय में जानकारी देता है। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि स्त्री शब्द से तात्पर्य किसी स्त्री से ही हो सकता है या किसी विवाहित स्त्री से हो सकता है, बल्कि ऐसा नहीं है। शब्द स्त्री का तात्पर्य किसी भी आयु वर्ग की किसी महिला से होता है, चाहे वो 1 वर्ष की बच्ची हो, चाहे वो 60 वर्ष की कोई बुजुर्ग महिला हो, उसे स्त्री शब्द के अंतर्गत ही रखा गया है। तो यहाँ लिखा हुआ वयस्क स्त्री, अविवाहित स्त्री, किसी भी आयु वर्ग की स्त्री या विवाहित स्त्री, तो किसी भी आयु वर्ग की स्त्री को स्त्री शब्द के अंतर्गत रखा गया है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष व स्त्री को बताया गया है, जिसके अनुसार पुरुष शब्द किसी भी आयु वर्ग के मानव नर का द्योतक है, अर्थात पुरुष शब्द के अंतर्गत किसी भी आयु वर्ग का कोई भी नर अर्थात पुरुष आएगा, चाहे वो 1 वर्ष का हो, 50 वर्ष का हो, 40 वर्ष का हो, 70 वर्ष का हो, उन सभी को पुरुष शब्द के अंतर्गत रखा जाएगा। और किसी भी आयु वर्ग की महिला और स्त्री शब्द के अंतर्गत किसी भी आयु वर्ग की स्त्री आती है, चाहे उसकी उम्र कोई भी हो। नेक्स्ट, निम्न वादों में से कौन सा एक वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित है। देखिए, आईपीसी का सेक्शन 34 अर्थात 34 ये सामान्य आशय पर को बताता है। सामान्य आशय का तात्पर्य है कि जब कोई कार्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होता है मानो कि वह कार्य उसने स्वयं किया हो। इसके लिए कम से कम 2 व्यक्ति, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सामान्य आशय के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है, तो सामान्य आशय के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 ये सामान्य आशय को बताती है, और धारा 34 से संबंधित यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित है। धारा 34 ध्यान रखिएगा सामान्य आशय को बताती है, और इसके लिए कम से कम 2 लोगों की उपस्थिति आवश्यक होती है। 2 या 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। के.एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला, नेहारेदु दत्त बनाम किंग एम्परर का मामला, वरिंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर का मामला तथा केदारनाथ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का मामला। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर आधारित यहाँ वाद है वरिंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर का मामला। ये धारा 34 पर आधारित वाद है। इस मामले में न्यायाधीश के द्वारा ये कहा गया था कि वे व्यक्ति भी अपराध में शामिल होते हैं जो कि उस समय घटना स्थल पर उपस्थित रहते हैं। वरिंद्र कुमार घोष का मामला या पोस्ट ऑफिस के केस के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस मामले में वरिंद्र कुमार घोष का कहना यह था कि उनके द्वारा कोई भी
जो मामला हत्याएं की गई थी, पोस्ट ऑफिस में घुस करके पोस्ट ऑफिस को लूटा गया था, इस मामले में वीरेंद्र कुमार घोष ने कहा था कि वे केवल घटनास्थल पर बाहर उपस्थित थे, उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति की कोई हत्या या कोई लूटपाट नहीं की गई थी, ये केवल बाहर पहरेदारी पर खड़े हुए थे। तो न्यायाधीश महोदय का कहना था कि ऐसे व्यक्ति जो कि घटना में मूक दर्शक बनकर के खड़े हुए हैं, वहां देख रहे हैं और उसमें शामिल भी हैं, वे भी उसी प्रकार से दोषी हैं जिस तरह से जो अन्य लोग दोषी थे। तो यह है मामला वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर का, जो कि धारा 34 पर आधारित है। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित मामला है। इस वाद में अभियुक्त पूर्व नियोजित योजना के निष्पादन में सक्रिय भाग लेते हैं, जबकि धारा 34 के उपबंध लागू होते हैं। सक्रिय भाग लेने का अर्थ ये नहीं है कि सभी अभियुक्त अपराध में उसी स्थान पर आपराधिक कार्य को आवश्यक रूप से ही करें। ये आवश्यक नहीं है कि वे सभी लोग उस अपराध के करने में भागीदार बने ही। आप अगर वहां खड़े हुए हैं और साथ के टोली में शामिल हैं तो भी आप समान रूप से दोषी हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है कि निम्नलिखित वादों में से कौन से सामान्य आशय से संबंधित है? महबूब शाह बनाम एम्परर का मामला, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का मामला, डीपीपी बनाम बेयर्ड का मामला तथा श्री कांतिया बनाम मुंबई राज्य का मामला। सामान्य आशय को धारा 34 आईपीसी में परिभाषित किया गया है। कम से कम 2 व्यक्ति सामान्य आशय के लिए होने चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि धारा 34 किसी भी अपराध का गठन नहीं करती है, किसी भी अपराध का सृजन नहीं करती है धारा 34, बल्कि अन्य धाराओं के साथ मिलकर के ये अपराध में शामिल रहती है। लेकिन धारा 34 स्वयं अपने आप में कोई भी अपराध नहीं है। महबूब शाह बनाम एम्परर, ये मामला भी धारा 34 पर आधारित है। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, ये भी मामला धारा 34 पर आधारित है। महबूब शाह बनाम एम्परर के मामले को सिंधु नदी के वाद के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है। सिंधु नदी पर आधारित वाद, या इसे नरकुल वाद के नाम से भी जानते हैं। महबूब शाह बनाम एम्परर का मामला, या सिंधु नदी पर आधारित मामला, या नरकुल वाद के नाम से भी इस मामले को जाना जाता है। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का मामला, ये पोस्ट ऑफिस के मामले के नाम से जाना जाता है। तथा डीपीपी बनाम बेयर्ड का मामला, ये मत्तता पर आधारित है, मत्तता। और श्री कांतिया बनाम मुंबई राज्य का मामला, ये भी धारा 34 पर आधारित मामला है। तो पूछा गया है कौन से सामान्य आशय से संबंधित हैं, तो पहला, दूसरा और चौथा। बाकी तीसरा डीपीपी बनाम बेयर्ड का मामला, ये सामान्य आशय से संबंधित नहीं है। सही ऑप्शन यहाँ पर 1, 2 और 4 हो जाएंगे। 1, 2 और 4 अर्थात सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी है। प्रश्न क्रमांक 9 है कि किसी भी परिणाम का स्वेच्छा कारित किया जाना कहा जा सकता है यदि कोई व्यक्ति कारित करने का आशय रखता है। किसी परिणाम का स्वेच्छा कारित करना, स्वेच्छा कारित करने का तात्पर्य होता है कि कोई भी कार्य, परिणाम अर्थात कार्य हो गया, कार्य कंप्लीट हो गया, परिणाम निकल आया। परिणाम का स्वेच्छा कारित करना, अपनी इच्छा से कारित करना, स्वेच्छा अर्थात अपनी इच्छा से कारित अर्थात किया जाना, कार्य का किया जाना कहा जा सकता है यदि कोई व्यक्ति कारित करने का आशय रखता हो। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य कर रहा है तो सीधी सी बात है कि वह कारित करने का आशय या उसके मन में इस बात का आशय है, वो कार्य करना चाहता है। यह ज्ञान रखता है कि वह उसे कारित कर सकता है। यह भी करेक्ट है कि वह ये ज्ञान रखता है ऐसा व्यक्ति कि वह उस कार्य को कर सकता है। यह विश्वास रखने का कारण रखता है कि ऐसे उसे कारित होना संभव है, और ये भी संभव है उसे इस बात की जानकारी होगी कि यह कार्य इस तरह से किया जा सकता है या इस तरह से कार्य का किया जाना संभावित है। और उपयुक्त सभी स्थितियों में, तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी स्थितियों में इस प्रकार का कार्य का किया जाना ये संभावित है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 है, एक सफल अभियोजन का परिणाम क्या होता है? दोष मुक्ति होता है, उन्मोचन होता है, दोष सिद्धि होता है, या इनमें से कोई नहीं। समझिएगा, अभियोजन पक्ष और एक होता है बचाव पक्ष। अमूमन ये वर्ड आपको पढ़ने को सुनने को मिलते होंगे, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष। ए वर्सेस बी, ए और बी के बीच कोई मामला न्यायालय में चल रहा है। ए के द्वारा बी को चोट पहुंचाई गई,
या बी को कोई उपपत्ति कारित की गई, इंजरी की गई कोई, बी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई, एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया, तो कोर्ट में जब मामला जाएगा तो बी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है तो बी यहाँ अभियोजन पक्ष होगा। बी की ओर से जो भी कार्रवाई की जाएगी वो सरकार के द्वारा की जाएगी। बी चाहे तो अपना कोई वकील खड़ा कर सकता है, लेकिन बी को सरकार की ओर से वकील मिलेगा। अभियोजन अधिकारी बी का मुकदमा लड़ेंगे, इसीलिए बी का जो केस है, बी की तरफ से मामला है, वो सरकारी केस बन गया। ए अपना बचाव करने के लिए जाएगा, अपनी ओर से कोई अधिवक्ता नियुक्त कराएगा, इसके बाद वो न्यायालय में इस बी के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये है बचाव पक्ष, अर्थात इसे अपना बचाव करना है। ये है अभियोजन पक्ष। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष। अब अभियोजन का कार्य क्या है? अभियोजन को तो सामने वाले व्यक्ति को जिस पर आरोप है उसे दोषी सिद्ध कराना है। यहाँ लिखा हुआ है एक सफल अभियोजन। अभियोजन क्या चाहता है? अभियोजन भाई जो भी व्यक्ति मुकदमा लड़ेगा, हर व्यक्ति अपने आप को मुकदमे में जीतना चाहता है कि जीत हमारी होनी चाहिए। अब यहाँ बात आ रही है अभियोजन की। अभियोजन से एक सफल अभियोजन का परिणाम क्या होता है? तो अभियोजन से सरकार क्या चाहिए? सरकार ये चाहेगी कि अधिक से अधिक जो भी दोषी व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, उसे सजा मिले। अब क्योंकि न्यायालय को दोनों पक्षों को सुनना है, सबूत, बयान, गवाह, ये सब कुछ देखने हैं। उसको देखने के बाद तब न्यायालय कोई डिसीजन देगा। तो अभियोजन, एक सफल अभियोजन का परिणाम ये होता है कि दोष मुक्ति, दोष सिद्धि। तो सफल अभियोजन ये चाहेगा, अभियोजन पक्ष क्या चाहेगा? अभियोजन पक्ष ये चाहेगा कि सामने वाले को, जिसने अपराध किया है, उसे दोषी सिद्ध किया जाए। तो अभियोजन का जो सफल अभियोजन का परिणाम होता है वो होता है दोष सिद्धि। दोष मुक्ति अर्थात उसे दोष मुक्त किया जाना कि उसके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है। लेकिन सफल अभियोजन का परिणाम क्या है? दोष सिद्धि है। उन्मोचन। उन्मोचन एक अलग अवस्था होती है। उन्मोचन जब चार्ज फ्रेम होता है तो न्यायालय के द्वारा चार्ज फ्रेम होने से पहले मामले की जांच परख की जाती है, और जांच परख किए जाने में यदि न्यायालय ये समझता है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए गए हैं वो आरोप बेबुनियाद हैं, निराधार हैं, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को उन्मोचित कर सकता है या छोड़ सकता है। तो उन्मोचन का तात्पर्य होता है छोड़ा जाना। दोष मुक्ति और दोष सिद्धि ये सबसे लास्ट की स्टेज होती है, जब पूरा मामला ट्रायल न्यायालय में चलता है। उसके बाद दोनों पक्षों की बहस होती हैं, दोनों के अधिवक्ता बहस करते हैं। बहस करने के बाद में जब लास्ट में न्यायाधीश महोदय के द्वारा निर्णय दिया जाता है, तब दोष मुक्ति या दोष सिद्धि की जाती है। लेकिन उन्मोचन इनसे पहले की अवस्था है। तो एक सफल अभियोजन का जो परिणाम है ये होता है दोष सिद्धि। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी इन वीडियो से लाभ उठा सकें। अन्य सभी टॉपिक्स पर भी इसी प्रकार वीडियो बनाए जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको सभी इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके।